जब इतना कंटामिनेशन है, पॉल्यूशन है यहाँ पे, उसके बाद जो लोग धूम्रपान भी करते हैं और उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है, तो उस पर बैन लगा के हम लोगों का हेल्थ इंश्योर तो कर ही सकते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? देखो, पुरानी चर्चाओं में कई बार बोला है मैंने और आग्रह किया है कि आप दूसरों के माई बाप बनना बंद करें। सरकार ये कर दे, बैन लगा दे, ये कर दे, ये सब बचकानी हरकत है। और जहां बैन लगा हुआ है वहां और चीजें होती हैं। जिसको आप दबाते हो वो दूसरे चारों तरफ से निकल के उभर के जनता के सामने। एनी सप्रेशन बिकम द ऑब्सेशन, rather it also become a point of advertising। तो जिन चीजों को भी दबाया वो चारों तरफ से उभर के बाहर आए। दबाया तो एक तरफ था, उभर के चारों तरफ से। और लोगों में एक जो इच्छा होती कि रोक रहे हैं, करके तो देखते हैं, वो बलवती होती है। और कई लोग तो प्रचार कराते हैं तो पैसा खर्च करना है, और जब रोकने की आती है तो वो खबर होती है, वो प्रचार नहीं होता है। तो जो खबर के रूप में प्रचार होता है वो फ्री में होता है, मुफ्त होता है। तो कई लोग तो चाहते हैं कि इस पर विरोध हो, इस पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, इस पर रोक की बात लगे तो हमारी पिक्चर का प्रचार हो और हमारी पिक्चर चल जाए। तो आज देखोगे कि कमोबेश जितनी भी सुपर डुपर हिट फिल्में हैं, उनके पहले, उनके मार्केट में आने के पहले, सिनेमा हॉल में आने के पहले उन पर बैन लगाने की बात होती है, उनके विरोध में धरना प्रदर्शन होता है और उससे उनकी पिक्चर चल जाती है। ऐसे ही सिगरेट का है, बीड़ी का है, कि समाज रोक रहा है, स्कूल रोक रहा है, कॉलेज रोक रहा है, अखबार रोक रहे हैं, सरकारें रोक रही हैं, और सरकारों का राजस्व जो धूम्रपान से है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब बिक्री बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जितने भी प्रयास हैं वो सब फालतू हैं या राजस्व बढ़ाने के दूसरे तरीके हैं। अगर तुम देखो पिछले 200 वर्षों में, तो युद्ध पे जो चीजें हुई हैं वो ज्यादातर तो नशे के व्यापार में नियंत्रण के लिए हुई। चाहे चाइना का ओपियम वार देख लो, चाहे अफगानिस्तान का ताजा तरीन जो उदाहरण चल रहा है वो देख लो। अगर अफगानिस्तान की बात लो तो 2002 या 3 के आसपास जो अफीम का उत्पादन था और जो आज है 12 साल बाद, वो 3 गुना बढ़ गया है। चाइना में जो अफीम के कारण संधि हुई और चाइना की थोड़ी हार हुई, उसके बाद चाइना में आदमियों में नशे की आदत बढ़ गई। औरतें काम करने लगी और आदमी नपुंसक होके या नशे के शिकार होके घरों में बैठे। ये उससे ज्यादा बुरी हालत थी जब नशे की खुली छूट थी। भारत में भी जब हुक्का का चलन था तब लोग दिन भर खेत पे काम करके और शाम को चौपाल में बैठ के हुक्का पीते थे, और साधु संत का समाज जो तथाकथित यह सही है वो चिलम पीता था, वो अभी भी चिलम पी रहा है। कमोबेश हुक्का बंद हो गया है काफी जगह, और उसकी जगह बीड़ी सिगरेट आ गई जो दिन में कहीं भी पी लो। कई लोग एसी कमरे में अभी पीते हैं और एग्जॉस्ट चला देते हैं। मेरे जैसे लोग थोड़ा खुले में जाके पी लेते हैं। अब आप कहते हो कि सेहत खराब हो रही है, तो सेहत खराब कितने दिनों में पता चलेगी?
आप कहते हो एक्सरे कर लो, डिपॉजिट्स आएंगे, चाहे फेफड़ों में चाहे दिल में, उससे उम्र कम हो जाती है। तो उम्र तो भगवान ने लिख रखी है। सिर्फ बीड़ी सिगरेट के कारण ही लोग मर रहे हैं ऐसा नहीं, या उसी के कारण उनकी मौत हुई है वो भी नहीं। अगर वैसा होता तो जो कई साधु सन्यासी चिलम पी रहे हैं वो तो 100-100 साल की जिंदगी नहीं रह सकते। तो ये जो सोच है कि हम रोक लगाएंगे और रुक जाएंगे चीज, एक तो पहले नजर में आपको अपने को अहंकार को बढ़ाने की प्रक्रिया है, और दूसरा जब रुकती नहीं है तो अहंकार के टूटने की प्रक्रिया है। तो लोग सरकार में आते हैं और वो कहते हैं हम नशाबंदी कर देंगे। नशाबंदी होती नहीं है, आंखें मूंद लेते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि बिकना ही बंद कर दो। आपने सिर्फ गुजरात में ही क्यों रखा है बंद? चारों तरफ से तो गुजरात का बॉर्डर खुला हुआ है। बगल में मध्य प्रदेश जाएगा, बीड़ी सिगरेट पी के दारू पी के आ जाएगा। आपने बेचने पे रोक लगाई है ना, पी के आने पे तो रोक नहीं लगाई है। पी के आ जाएगा या वहीं पड़ा रहेगा। तो एक तरफ की रोक से कुछ नहीं होता है। पूरे देश में जब रोक लगाते हैं तब वित्त मंत्रालय आ जाता है कि सबसे ज्यादा जो कर का वसूली है वो शराब और सिगरेट से ही हो रही है। तो आपको पैसा चाहिए कि नहीं, और सरकारें झुक जाती। तब वह ये नहीं बताते हैं कि हॉस्पिटल पे कितना खर्च हो रहा है इस नशे के कारण, दूसरी चीजों में कितना है। जब भी चुनाव आते हैं सिगरेट के दाम 20 से 30% बढ़ते। चुनाव के पहले जो सरकार होती है वो सिगरेट निर्माताओं से पैसा लेती है, और चुनाव के बाद जो सरकार जीतती है वो उससे पैसा लेती है या उसकी भरपाई करती है। तो 20-30% तब बढ़ते। और पिछले 50-60 वर्षों का जो भारतीय इतिहास है इसमें आप देख सकते हो, या अमेरिकी इतिहास भी देख सकते हो, या जहां जहां लोकतंत्र चल रहा है और राजनीतिक पार्टियों को किसी दूसरे स्रोत से पैसा उगाना पड़ता है, वहां वहां देख सकते हो कि नशे के दाम चुनाव के पहले और चुनाव के बाद दोनों बार बढ़ते हैं। आप कह रहे हो कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है और दूसरी तरफ नशा करोगे तो ज्यादा नुकसान हो। 25 वर्षों का तो मेरा अनुभव है, 28 वर्षों का सिगरेट पी रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं सिगरेट का प्रचार कर रहा हूं अपने द्वारा, लेकिन हम जो पी रहे हैं हमको पता है कि इसके साथ साथ कैसे खाना खाना चाहिए, या हमको आशीर्वाद रूप में जो सिगरेट ऑफर करते हैं वो बताते हैं कि खाना खाओ, ढंग से खाओ, ज्यादा पेट भरा हुआ मत खाओ, पेट भर जाए तब सिगरेट मत पियो, बच्चों के सामने मत पियो, दोस्तों के सामने मत पियो, महिलाओं के सामने मत पियो। एक एथिक्स एंड एटिकेट होते हैं, उसका निर्वहन करो। तो आप एक स्मोकिंग टेम्पल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जो खुले में हो, जब तक छूट ना जाए वहां। हम अपने बारे में अगर कहें तो शुरू में तो हमने शान दिखाने के लिए पीना शुरू किया, या लोगों ने कहा सिगरेट पियोगे तो शान बढ़ेगी। कुछ ने कहा कि जो गम है, मैंने कहा गम तो है नहीं, लेकिन शान बढ़ेगी, और धीरे धीरे पीना शुरू हुआ। फिर कुछ वैसे ही नशे में रहे, या उसके नुकसान से कोई या फायदे से कमोबेश ऊपर उठ के चीजें चल रही हैं वैसे चलती है। लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों ने बोला कि छोड़ दो। और कई बार
कोशिश भी की, ये छोड़ देते हैं, बच्चा बोल रहा है या पत्नी बोल रही है या दोस्त बोल रहा है। उन सारे प्रयासों में चूंकि अंदरूनी इच्छा छोड़ने की नहीं थी, इसलिए वो छूट नहीं। 7 दिन, 10 दिन, महीने भर। फिर उसके बाद जब नहीं छूटी तो उनके सामने हाथ जोड़ दिए, मुझे कमजोर समझो या जो समझो, मेरा मन गवाह नहीं कर रहा कि मैं छोड़ूं, इसलिए मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। और आज ना मुझे पीने से मोह है, न छोड़ने का मोह है। पी लेते हैं घर में 1-2 सिगरेट, 3 सिगरेट एकांत में, तो कई लोगों के लिए ये तनाव से मुक्त होने की प्रक्रिया भी होती है, लेकिन कई लोगों के लिए आनंद को इजहार करने की भी तरीके, या कई लोगों को शांति से परमात्मा का नाम लेने के तरीके। तो जिनको तनाव है, उनके तनाव से अगर मुक्ति आप दिला सकें तो हो सकता है कि उनकी सिगरेट की पीने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाए। तो तनाव के कारण जो सिगरेट पी रहे हैं उनका विपरीत असर होता है, लेकिन जो आनंद और उत्सव में सिगरेट पी रहे हैं या नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो जिंदगी में इतने आनंद और उत्सव हैं तभी भी पी रहे हैं। और सब चाहते हैं कि जिंदगी में आनंद और उत्सव बने रहे। अगर किसी के जीवन में ऐसे बहुत मौके आए हैं कि जब उसको शराब ऑफर हुई हो, सिगरेट ऑफर हुई, तो वो एक खुशनसीब इंसान हो सकता है। कितनी पीता है या कम पीता है या ज्यादा, ये व्यक्ति के अपने ऊपर नियंत्रण की बात है। कि टंकी है, वो इतनी दारू पी जाए, इतना सिगरेट पी जाए कि वहीं उल्टी करने लगे और उसको गाड़ी में लाद के डालना पड़े घर पे, या वो एक शिष्टाचार की तरह पीता है। तो ये एक दूसरी चीज है। खाना भी आप बहुत ज्यादा खा लोगे तो उल्टी होगी, शराब भी ज्यादा पियोगे तो नाली में डोलोगे। ये अपने ऊपर नियंत्रण की बात है कि आप कितना क्षीण कर सकते। तीसरी चीजें जो परमात्मा के लिए पीरा है, उसके पैर छू लो कि तुम एकांत में दूर दुनिया से दूर कम से कम एक नशे के कारण जा पाते और तब भी जागृत बने रहते। जिसको लोग पी के सिर चकरा के घूम जाए, उसको पी के तो वो जागृत और हो जाते हैं, तो वो आदर के योग्य है। इसलिए जितनी जगह धर्मी जलती है वो पूजनीय स्थान होते हैं, क्योंकि वो पीने के बाद भी नशे में है, जिस पे लोग सो जाते हैं और वो पूरी तरह से जागृत इंसान हैं और उनकी जागृति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो पूर्व में तो ये परंपरा रही है। कुछ नशे ऐसे हैं जो शिथिलता लाते हैं और कुछ उत्तेजना लाते हैं। जो शिथिलता लाए वो उसके लिए बेहतर है जो तनाव में है। जैसे एनेस्थीसिया देते हैं डॉक्टर कि दिमाग शिथिल हो जाए, सो जाए, आपको पता ही ना चले। दूसरे कुछ नशे हैं जो सर्दी खांसी में अल्कोहल देते, ठंडी लग गई तो अल्कोहल देते। वो जाहिर है शरीर को सुविधा पहुंचा, लेकिन एक गर्मी वाले इलाके में आप अल्कोहल पियोगे तो वैसे ही गर्मी है और गर्मी, तो तबीयत खराब तो होगी। तो ये चीजें जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरे पे शासन करने की जो कोशिश है या सोच है, वो जैसा कई बार कह चुका हूं, बड़ा अजीब सी चीजें। आप जागृत बने रहें, हम जागृत बने रहें, कितना हमारे शरीर को चीजें ठीक रखेंगे उतना काफी है।
हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जो 6 बरस 7 बरस से खाना नहीं खाए, सिर्फ चाय और गांजा पीते हैं। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने कभी सिगरेट, शराब, बीड़ी कुछ नहीं पी और उनके हार्ट में प्रॉब्लम, उनके फेफड़े में प्रॉब्लम। तो इससे ज्यादा कोरिलेट करना ठीक नहीं। चीजों को जोड़ना, वो जुड़ी हुई हैं, ये बात ठीक है, लेकिन जब आप सिगरेट पीते हैं तो कुछ फेफड़े में जाएगा और वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ चीजें जो तंबाकू में होती हैं वो नशा लाएंगी दिमाग में। लेकिन अगर आप उसको फिर से शुद्धता, ज्यादा ऑक्सीजन लेके, गहरी सांस लेके उसको विसर्जित करते हैं तो ठीक हो जाएगा। वैसे ही अगर शराब पी है और आप 2 लोटा पानी पी जाओ तो डाइल्यूट होगा चीजें, शराब का असर कम हो जाएगा। अगर आप घी पहले पी जाओ 100 ग्राम, फिर कितनी भी शराब पियो आपको शरीर में, तो ये चीजें बहुत पेचीदी हो जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने बारे में सोचें, अपने पड़ोसियों के बारे में सोचें और उसको ये बता दें कि देखो ये चीजें ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं, उपलब्ध हैं, उसको बेच के हम पैसा कमाएं, सामने वाला बीमार हो जाए, ये मानसिकताएं खराब है। तो जो 200 वर्षों में नशे के व्यापार पे सरकारी नियंत्रण हुआ, वो इस सोच का ही परिणाम था कि एक तरफ व्यापार करो और दूसरी तरफ कुछ समाज सुधारक खड़े कर दो जो फ्री में प्रचार करें आपका नशाबंदी, और जो पहले से ही प्रतिष्ठित हो उनको थोड़ा समझा दो, उनकी बात लोग ज्यादा सुनेंगे, तो अपना फ्री में प्रचार, मुफ्त में चीजें जाएंगी कि देखो तनाव को मुक्ति चाहिए है तो एक तो अस्पताल है, एक अच्छा वातावरण है, और तीसरा उपाय है नशे में डूब जाना। तो अच्छा वातावरण बनना नहीं, कोई दूसरा मिल नहीं रहा जो मेरे को मदद करे, सहयोग करे, तो तनाव से मुक्ति का नशा तो एक है ही उपाय, जो सस्ता है। चौथी चीज इसमें जो बोलेंगे कि जो ज्यादा अल्कोहल है वो सस्ता मिलता है, और जो कम अल्कोहल के ड्रिंक है या जिसमें निकोटीन कम है वैसी सिगरेट महंगी है। इसका एक और भी मतलब है कि गरीब लोगों को, शायद जिनके पास पैसे कम है, उनको नशे की ज्यादा जरूरत है, तब वो टूटेंगे, और जो रईस हैं वो थोड़े से नशे में ही मजे में आ जाएंगे, या उनके लिए थोड़ा ही नशा काफी है। तो कई बार हमको लगता है कि मान लो नशे के मात्रा में अगर हम उल्टा कर दें कि जो कम निकोटीन या कम अल्कोहल की मात्रा वाले नशे के वो सस्ते हो जाए, और जिसमें निकोटीन ज्यादा है या अल्कोहल का परसेंटेज ज्यादा है वैसे पदार्थ महंगे हो जाए, तो लोगों को दिक्कत होगी, वो कम हो जाएंगे। लेकिन ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि नशे की आदत और नशे की मजबूरी किसको है? वो जो 300 किलोमीटर गाड़ी चला रहा है बिना रुके और चला ही जा रहा है, उसका ध्येय क्या है? तो ऐसा व्यक्ति तो नशे में ही बैल की तरह जुटा रह सकता है। होश वाले को तो नींद भी आएगी, तो उनके लिए नशा कई बार जरूरी हो। कितना कम करें, ऐसी जानकारी दी जा सकती है जिससे उनका स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो, उनका दिमाग जागृत रहे। तो नशा जरूरी है, और कोई ना कोई नशा सबके लिए जरूरी है। इतना हो कि उससे दिमाग जो है ब्लैंक ना हो, खाली ना हो, अंधा ना हो, वो जागृति बन गई। और अंत में एक छोटी सी घटना बताता हूं कि रामकृष्ण परमहंस बार बार अपने चौके में जाते थे,
क्या बना हुआ है खाने में? तो उनकी पत्नी माँ शारदा बोलती, बाहर इतने लोग बैठे हुए हैं, तुमको बार बार चौके में आने की क्या जरूरत है? खाना बन जाएगा, हम बताएंगे, आपको बुला देंगे। तो रामप्रेम परमहंस ने बोला कि देखो, जिंदगी में एक ही नशा बचा रखा है, खाने का। अगर ये भी छूट गया तो समझ लो हम ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, तब हमारा जाने का समय आ गया। ये एक वैसी ही कही गई बात थी। मां शारदा ने भी इसको वैसे ही लिया। इसके कुछ दिन बाद मां शारदा खाना लेके आई और रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि नहीं, इच्छा नहीं है। और उस क्षण शारदा के हाथ से थाली गिर गई। इसलिए नहीं कि मना कर दिया, इसलिए कि अब परमहंस के जाने का समय आ गया। तो जिंदगी में कुछ नशा आप पाल के रखें। कुछ लोग उसको, जो पर्पस के बिना जीने के लिए जिंदगी में कोई गोल नहीं और तब भी जीना है, तब नशा जरूरी है। अगर कोई गोल होता है, कोई ध्येय है, तो वो ध्येय नशे का काम करता है। लेकिन जिंदगी में ध्येय ही नहीं है और तब भी आपको जीना है। माँ बाप की तरह आपको उपस्थित रहना है, क्योंकि बच्चे बड़े नहीं, उनको कोई जरूरत नहीं है आपकी। तब चाहे पैसे का नशा हो, चाहे समाज में इज्जत का नशा हो, मान सम्मान का नशा हो, सोने का नशा हो, वो एक जरूरी है। और इन सब नशों में अगर तुम देखोगे तो जो सोने का नशा होता है, मान सम्मान का, वो बाकी पदार्थगत नशे से ज्यादा हो। एक कहावत भी है, कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय, यह खाए बोराए न तेह पाए बोराए। जो अफीम है, सोना उससे 100 गुना ज्यादा मादकता लिए हुए है। अफीम को तो खा के आदमी पागल हो सकता है, लेकिन सोने को तो पाके ही पागल हो जाता, खाने की जरूरत ही नहीं। तो जो नशे के विरोधी हैं, शायद वो ज्यादा नशे में डूबे हैं, सत्ता के मद में, सोने के मद में, पैसे के मद में, या अपने हथियारों के जखीरे पर बैठे हुए अपनी ताकत के मद में। उनको ज्यादा जागृत होने की जरूरत है, बजाय दूसरों को